हेलो फ्रेंड। 3D का आज हम लोग का फोर्थ लेक्चर्स होगा। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग देखे थे वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्लेन प्लेन का इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। आज भी एक दो टाइप होगा जिसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और उसके बाद बताया था किसी लाइन सेगमेंट का अनदर लाइंस पे अगर प्रोजेक्शंस फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज का भी लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट होगा, एकदम सिमिलर टू द स्ट्रेट लाइन होगा। जो भी स्ट्रेट लाइन में आप पॉइंट और लाइन के बीच में थ्योरी पढ़े हैं उसी तरह का थ्योरी पैरेलली चलता है पॉइंट और प्लेन के बीच में। तो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं पॉइंट और प्लेन के बीच में theory, प्लेन और प्लेन के बीच में थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेन और प्लेन, दो प्लेन अगर दिया गया हो तो उसके बीच में जस्ट एक पॉइंट हम लोग देखते हैं, बाद में हम लोग और भी थ्योरी देखेंगे प्लेन और प्लेन में। प्लेन और प्लेन में थ्योरी जो आपको चलता है, एंगल बाइसेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्लेन और प्लेन्स का दो बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो प्लेन के बीच का एंगल। उसके बाद हम लोग देखेंगे फैमिली ऑफ प्लेन, दो प्लेन में क्या होता है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि दो पैरेलल प्लेन का बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिट्टो एज इट इज स्ट्रेट लाइन जैसा जो ना थ्योरी कवर अप होगा। अगर कोई भी थ्योरी आपको लगता है कि न्यू है तो आप स्ट्रेट लाइंस का आप थ्योरी देख सकते हैं, एज इट इज चलता है। जैसे देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन जो होता है ax plus by plus cz plus d1 equal to 0 and ax plus by plus cz plus d2 equal to 0। ये इक्वल होता है d1 माइनस d2 का मॉड वैल्यू अपन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। समथिंग लाइक हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी इसी टाइप का थ्योरी देखे हैं। जैसे ax plus by plus c1 इक्वल टू 0 और ax plus by plus c2 इक्वल टू 0, दो लाइन दिया रहता था तो दो लाइंस के पैरेलल का बीच का डिस्टेंस होता था c1 माइनस c2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड वैल्यू। ठीक है ना। और ध्यान ये रखना है कि अगर प्लेन पैरेलल है तो ऑब्वियसली एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट जो है ना इक्वल होना चाहिए या प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है ना। इक्वल है यानी तो प्रोपोर्शन में, लेकिन जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट नेसेसरली इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एबीसी है तो नेसेसरली यहाँ पे भी एबीसी ही होना चाहिए। ठीक है ना। और तो दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस जो होगा, दो पैरेलल प्लेन का बीच का जो डिस्टेंस होगा ये होगा d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला वैसे ही होगा जैसे स्ट्रेट लाइन में देखे थे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 1 और x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट को। जैसे मान लीजिए दो प्लेन है, जैसे मान लीजिए ए प्लेन है जिसका इक्वेशन आपको दिया गया है x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। और ये हमारे पास सेकेंड प्लेन है जिसका इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा जब भी आप पैरेलल प्लेन का बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। इक्वल नहीं होगा तो इक्वल करने की कोशिश करेंगे। और जो कांस्टेंट टर्म है या तो इक्वल के दोनों लेफ्ट साइड होना चाहिए, दोनों राइट साइड होना चाहिए। ये आप वेरीफाई करेंगे, अगर नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वन राइट हैंड साइड है तो वन को मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। उसके बाद ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो दोनों कांस्टेंट या तो लेफ्ट साइड होना चाहिए या दोनों कांस्टेंट प्लेन का राइट हैंड साइड होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये क्योंकि एक कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड था, उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड लाया। बताइए इस दो पैरेलल प्लेन का बीच का डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस होगा d1 माइनस d2 यानी माइनस 1 और ये माइनस 5 अपॉन और अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है। इसका मॉड वैल्यू लेंगे, ये हो जाएगा 6 बाय और ये 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा आपको 2 के इक्वल होगा। उसी तरह से मान लीजिए ये प्लेन दिया गया है, दो प्लेन के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इस प्लेन का इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ 1 2 माइनस 2 है, लेकिन यहाँ 3 6 माइनस 6 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो 3 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बताइए इस प्लेन को 3 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2y और माइनस, ठीक है, 2z और प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है ना। 2 से मैंने 3 से डिवाइड कर दिया इसको, और 3 से डिवाइड करने पे एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट इक्वल आ गया, यानी ये दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है। इसके बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पैरेलल प्लेन का बीच का डिस्टेंस, तो क्या होगा d1 माइनस d2 यानी माइनस 2 और ये 1/3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है ना।
ये मोड वैल्यू लेंगे क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये 6 यानी 7/3 और इनटू इसका स्क्वायर रूट जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 7/9 के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, दो बातें ध्यान रखना है। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन के जैसा ही है, d1 माइनस d2 अपन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। लेकिन दो बातों का इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर प्लेन पैरेलल है तो एबीसी का कोएफिशिएंट पहले इक्वल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में प्रोपोर्शन में है, 1/3 इक्वल है 2/6 इक्वल है -2/6 के। तो ये प्लेन तो पैरेलल होगा ही, लेकिन जब आप फॉर्मूला यूज करने लगेंगे तो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया, सेकंड प्लेन में 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि कांस्टेंट टर्म को दोनों या तो लेफ्ट रखेंगे या राइट रखेंगे। जैसे 2 और राइट हैंड साइड था, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले आया, और 1 तो पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है ना। तो दोनों कांस्टेंट आइदर लेफ्ट होना चाहिए या दोनों कांस्टेंट राइट होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। दो प्लेन का थ्योरी, वैसे और भी सारे पॉइंट है जो कि मैं लिखवाऊंगा। अभी मैं आपको दो पैरेलल प्लेन का डिस्टेंस लिखवाया हूं। दो प्लेन में दो प्लेन के बीच का हम लोग एंगल फाइंड आउट करते हैं, दो प्लेन का एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करते हैं, दो प्लेन में हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ते हैं। तो बहुत सर्टेन पॉइंट्स होगा जो कि आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सेकंड पॉइंट इसमें नोट करके लिखवाया हूं कि ए प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 y1 z1 and x2 y2 z2 in the ratio lambda is to 1। देन लैम्डा का जब वैल्यू होता है माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d होता है। ठीक है, तो यहाँ डिवीजन क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि लैम्डा पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। अगर मान लीजिए अगर डिवीजन इंटरनल है, क्योंकि ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके मैं फाइंड आउट किया हूं, तो लैम्डा पॉजिटिव आएगा। बताइए लैम्डा पॉजिटिव कब आएगा, जो ऊपर जो है साइन अपोजिट साइन आएगा नीचे से, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। वही मैं लिखा हूं कि इसका साइन और इसका साइन अगर सेम साइन आता है तो लैम्डा निगेटिव होगा। तो लैम्डा अगर निगेटिव है, जैसे मान लीजिए लैम्डा अगर निगेटिव है, कोई ये प्लेन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, और ये दो पॉइंट था, ये P है x1 y1 z1, ठीक है, और ये Q है x2 y2 z2। तो अगर इंटरनल डिवीजन अगर इंटरनल है, लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये अपोजिट साइन आना चाहिए। इसका अगर अपोजिट साइन आएगा तो लैम्डा पॉजिटिव आएगा। वही मैं सेकंड पॉइंट में लिखा हूं कि अगर ये अपोजिट साइन है तो पॉइंट जो है ना लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन। ये दोनों पॉइंट अपोजिट साइड लाई करेगा, यानी डिवीजन उस केस में क्या होगा, इंटरनल होगा। ये बातें मैं आपको स्ट्रेट लाइन में भी बताया हूं, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। उसी तरह से ये क्या होगा, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन होगा। तो जब भी दो पॉइंट का पोजीशन प्लेन के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, उस दोनों पॉइंट को प्लेन में क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अगर सेम साइन आता है तो पॉइंट जो होगा प्लेन के सेम साइड होगा। अगर पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे, दोनों पॉइंट को हम लोग प्लेन में सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर अपोजिट साइन आता है तो दोनों पॉइंट क्या होगा, प्लेन के अपोजिट साइड लाई करेगा। अगर मान लीजिए एक ही पॉइंट दिया गया और वो बोलता है कि किधर होगा, तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग क्या लेंगे, ऑरिजिन ले लेंगे, दूसरा पॉइंट। क्योंकि मिनिमम दो पॉइंट चाहिए। लाइन जो है क्लोज डायग्राम फॉर्म नहीं करता है, जैसे सर्किल फॉर्म करता है क्लोज डायग्राम, तो सर्किल के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट काफी है। अगर एक पॉइंट दे देगा, बोलेगा सर्किल के बाहर है कि अंदर, तो क्या करते थे हम लोग, सर्किल में सेटिस्फाई करवा करके देखते थे। अगर सर्किल का जो साइन अगर पॉजिटिव आता तो पॉइंट बाहर होता था, अगर S1 निगेटिव होता था तो सर्किल के इनसाइड होता था, और अगर S1 जीरो हो गया तो ऑन द सर्किल होता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लाइन जो है ना क्लोज डायग्राम फॉर्म नहीं करता है, तो मिनिमम पोजीशन पता करने के लिए मुझे दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आपको क्वेश्चंस में एक पॉइंट दे तो एक रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन ले लेंगे, ठीक है ना, और उस दोनों पॉइंट को, ऑरिजिन को और जो गिवन पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करवाएंगे प्लेन में। तो अगर सेम साइन आता है तो हम बोलेंगे कि ऑरिजिन के साइड वो पॉइंट लाई करेगा, और अगर अपोजिट साइन आता है सेटिस्फाई करने के बाद तो हम लोग बोलेंगे कि ऑरिजिन के अपोजिट साइड लाई कर रहा है। चलिए इसको मैं प्रूफ भी आपको कर देता हूं इस थ्योरी को। सो अगर इंटरनली डिवाइड करेगा, ठीक है, तो उस केस में लैम्डा पॉजिटिव आएगा, यानी अपोजिट साइन आएगा। वही मैं अपोजिट साइन लिखा हूं, तो अपोजिट इंटरनली डिवाइड करेगा तो पॉइंट पी और क्यू क्या होगा, अपोजिट साइड लाई करेगा। वही मैं सेकंड पॉइंट में लिखा हूं। लेकिन अगर लैम्डा नेगेटिव आ रहा है तो डिविजन, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरनल नहीं होगा, एक्सटर्नल होगा, तो उस केस में पॉइंट पी क्यू क्या होगा, सेम साइड हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए पी ले लेते हैं और ये क्यू ले लेते हैं, और डिवीजन अगर एक्सटर्नल है
तो ऑब्वियसली लेमडा निगेटिव आएगा उस केस में, तो PQ क्या हो जाएगा, PQ जो है इस प्लेन को डिवाइड करेगा एक्सटर्नली, जैसे ही एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली इस प्लेन के रिस्पेक्ट में पॉइंट PQ क्या होगा, सेम साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसको मैं प्रूफ भी आपको कर देता हूं। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग। मान लीजिए ये प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और हमारे पास दो पॉइंट है x1 y1 z1, और ऑब्वियसली ये पॉइंट हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्लेन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, प्लेन का आउटसाइड ले रहे हैं। तो मान लेता हूँ ये लैम्डा इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी पॉइंट PQ ऐसे लिख सकते हैं कि प्लेन divides PQ internally, ठीक है, internally in the ratio lambda is to 1। तो बताइए यहां से अगर इस पॉइंट को फाइंड आउट करना हो तो इस पॉइंट को कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, ए का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो 1 टाइम्स ऑफ x1 और प्लस हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। उसी तरह y कोऑर्डिनेट होगा 1 टाइम्स ऑफ y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। उसी तरह से 1 टाइम्स ऑफ z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1 से x1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 ही होगा, ये y1 ही होगा और ये z1 ही होगा। और ये पॉइंट ए क्या करेगा, इस प्लेन पे ही है, इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट ए को इसमें प्लेन में सेटिस्फाई करवाएंगे क्या होगा, a इंटू एक्स के जगह पुट कर देंगे x1 प्लस लैम्डा x2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, और b इंटू यह जगह y1 प्लस लैम्डा y2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, और ये जगह c इंटू z1 प्लस लैम्डा z2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स वाई जेड के जगह मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि पॉइंट ए जो होगा इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहीं से आप देखेंगे सिंप्लीफाई करके लैम्डा का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आएगा ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 प्लस डी अपॉन ax2 प्लस बी वाई2 प्लस सी जेड2 प्लस डी। इफ डिवीजन, अगर मान लीजिए इफ डिवीजन इज इंटरनल, अगर डिवीजन इंटरनल है देन लैम्डा क्या होना चाहिए, देन लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए। अब बताइए लैम्डा पॉजिटिव कब होगा, जब इसका साइन और इसका साइन अपोजिट आएगा, एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा, क्योंकि पहले से निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो किसी एक ये एक्सप्रेशन को निगेटिव होना पड़ेगा, तो देन क्या होगा कि ये अपोजिट साइन होना चाहिए, यानी ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 प्लस डी एंड ax2 प्लस बी वाई2 प्लस सी जेड2 प्लस डी आर ऑफ अपोजिट साइन होना चाहिए, ठीक है ना, आर ऑफ अपोजिट साइन। तो क्या होगा, लैम्डा पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर समझिए इसका अपोजिट साइन हुआ तो डिवीजन इंटरनल हो जाएगा, लैम्डा पॉजिटिव होगा, तो उस केस में क्या होगा, पॉइंट PQ जो होगा वो प्लेन के दोनों साइड होगा। सो देन पॉइंट, so in that case point PQ, ठीक है, lies on opposite side ऑफ प्लेन हो जाएगा। और अगर मान लीजिए पॉइंट PQ अगर सेम साइड हो गया, अगर इसी साइड हो गया, तो फिर पॉइंट ए जो है ना PQ को एक्सटर्नली डिवाइड करना चाहिए, तो उस केस में लैम्डा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और लैम्डा निगेटिव तभी आएगा जब इसका सेम साइन आएगा दोनों का, या तो दोनों पॉजिटिव आना चाहिए दोनों निगेटिव आना चाहिए। तो ये डिटो एज इट इज थ्योरी है, स्ट्रेट लाइन में हम लोग कैप्चर कर चुके हैं। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक पॉइंट जो है ये भी रिलेटेड आपको काफी बोर्ड में या आपको मेंस में पूछा गया है, जैसे xy प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 y1 z1 x2 y2 z2 इन द रेशियो माइनस z1 by z2। तो ऑब्वियसली इंटरनल है डिवीजन के एक्सटर्नल, वो डिपेंड करेगा माइनस z1 by z2 के साइन पे। अगर माइनस z1 by z2 पॉजिटिव आता है तो डिवीजन इंटरनल होगा, और अगर निगेटिव आता है तो डिवीजन एक्सटर्नल होगा। सिमिलरली उसी तरह से yz प्लेन डिवाइड करेगा माइनस x1 by x2 रेशियो में, और zx प्लेन डिवाइड करेगा माइनस y1 by y2 रेशियो में।
अब ये फॉर्मूला मेमोराइज रखने की जरूरत नहीं है, ये हम कैसे लिख रहे हैं वो अगर समझ गए, जैसे मान लीजिए प्रोसेस मैं बता दिया हूं, अगर मान लीजिए ये लेमडा का वैल्यू अगर नहीं याद रहा आपको, तो डायरेक्टली इस प्रोसेस जो मैं आपको प्रूफ किया हूं, इस प्रोसेस से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि किस रेशियो में पी क्यू प्लेन को डिवाइड करेगा। मान लीजिए ये आपको भूल जाते हैं कि एक्स वाई प्लेन दो पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जैसे मैं -z1/z2 आपको बताया हूं। तो अगर नहीं मेमोराइज रहता है तो ये प्रूफ आप याद रख सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए पी पॉइंट लेट से x1 y1 z1 है, ठीक है, और लेट से ये क्यू पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x2 y2 z2, और इसी प्लेन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेट से मान लीजिए ये प्लेन मैं एज्यूम कर लेता हूं एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना। तो ये प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन है, तो इस पे कोई न कोई पॉइंट मान लेता हूं, ए पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है λ:1 रेशियो में। तो बताइए ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे सेक्शन फॉर्मूला से, 1 टाइम्स ऑफ x1, तो 1 x1 ही होगा, और प्लस λ टाइम्स ऑफ x2 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस λ, ठीक है ना। उसी तरह से y1 प्लस λ y2 अपॉन 1 प्लस λ हो जाएगा, और z1 प्लस λ z2 अपॉन 1 प्लस λ, ठीक है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला से। अब ये मैं स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, एक्स वाई प्लेन पे क्या होता है, जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि पॉइंट ए एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है। सो पॉइंट ए लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, देन क्या होना चाहिए, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो बताइए जेड कोऑर्डिनेट इसका क्या है, z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा, ये 0 होना चाहिए। यहीं से आप लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो -z1/z2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर डिवीजन इंटरनल है तो ये रेशियो पॉजिटिव आएगा। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये आप निकल गया। समटाइम्स बोलता है कि वो पॉइंट निकालो एक्स वाई प्लेन पे कौन सा पॉइंट होगा, तो ऑब्वियसली लैम्डा का वैल्यू पॉइंट ए में सेटिस्फाई करवा देंगे, पुट कर देंगे, तो पॉइंट ए भी आ जाएगा जो एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है। तो दो टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्स वाई प्लेन किस रेशियो में पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, तो निकल जाएगा -z1/z2 रेशियो में डिवाइड करेगा। डिवीजन एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल वो डिपेंड करेगा इस रेशियो का साइन पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका रेशियो तो डिवीजन इंटरनल होगा, यानी पी क्यू जो है प्लेन जो है पी क्यू को इंटरनली डिवाइड करेगा। अगर ये रेशियो निगेटिव आता है -z1/z2, तो उस केस में प्लेन क्या होगा, डिवाइड करेगा पी क्यू को एक्सटर्नली, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि वो पॉइंट भी निकालो कि एक्स वाई प्लेन पे वो कौन सा पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में, तो ऑब्वियसली लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे तो ए का कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इससे बढ़ते हैं आगे, एक और पॉइंट है जो मैं कंप्लीट ही कर देता हूं। जैसे प्लेन का एक और फॉर्म होगा वेक्टर फॉर्म में, आप याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल फॉर्म, सॉरी एक आपको बताया था मैं आपको, नॉर्मल वेक्टर दिया गया और पोजीशन वेक्टर अगर पता हो तो r.n इक्वल टू डी लिखे थे। एक फॉर्म और होगा कि कोई भी पोजीशन वेक्टर ए से, कोई भी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए दिया गया और दो प्लेन जो है दो वेक्टर कंटेन कर रहा हो, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, टू गिवन वेक्टर अगर दिया गया हो जिसके पैरेलल हो और एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा हो, तो प्लेन का इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में 6 to 7 फॉर्म लिखा चुका हूं, ये लास्ट फॉर्म होगा वेक्टर का। जैसे इक्वेशंस ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर पी एंड क्यू। सो ध्यान रखना ये पोजीशन वेक्टर है, एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है, और ये पैरेलल, ये वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, पी क्यू, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है प्लेन का इक्वेशंस, पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू होगा वेक्टर पोजीशन वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर पी हो जाएगा और प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। याद होगा जब भी आपको पी क्यू के कोप्लानर है तो हम बताए थे कि लीनियरली जो है ना एक्सप्रेस कर सकते हैं पी क्यू के टर्म में। अब याद कीजिए जब भी आपको प्लेन का इक्वेशंस लिखा रहेगा तो आपको दो पैरामीटर यूज करेगा, ठीक है ना। लाइन के इक्वेशंस में एक पैरामीटर यूज करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर अगर पैरेलल होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी।
तो जब भी आपको दो पैरामीटर कहीं पे भी दिखता है आपको किसी भी इक्वेशंस में, आपको वेक्टर इक्वेशंस में, तो वो प्लेन का इक्वेशंस होगा जिसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। लैम्डा और म्यू क्या होगा, स्केलर्स होगा। और इसको अगर नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है तो आर डॉट पी क्रॉस क्यू इक्वल टू ए डॉट पी क्रॉस क्यू होगा, जिसको हम लोग नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। अब बोलेंगे आए कैसे, देखिए इसका प्रूफ। जैसे मान लीजिए एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया है जो ये पास कर रहा है पोजीशन वेक्टर ए से, और ये दो वेक्टर के पैरेलल है, ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर क्यू है। तो बताइए अगर हम पी क्रॉस क्यू ले ले, पी क्रॉस क्यू ले या क्यू क्रॉस पी ले, तो नॉर्मल वेक्टर नहीं आ जाएगा। तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, पी क्रॉस क्यू के डायरेक्शन में होगा, या क्यू क्रॉस पी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्यू क्रॉस पी लिखते हैं तो यहाँ पे भी क्यू क्रॉस पी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस जो है ना कट जाएगा आपको। तो पी क्रॉस क्यू लिखे या क्यू क्रॉस पी, प्लेन के इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। यहां से नॉर्मल वेक्टर्स आ गया। आप देखिए प्लेन का इक्वेशंस में क्या लिखूं, आर डॉट एन इक्वल टू जो होता है वो डी के इक्वल होता है। ये मैं प्रूफ कर चुका हूं, फर्स्ट प्लेन का इक्वेशंस लिखा हूं वेक्टर फॉर्म में। तो बताइए पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू नॉर्मल वेक्टर यहाँ क्या दिया है, पी क्रॉस क्यू दिया गया है, और ये आ जाएगा डी के इक्वल। और डी का वैल्यू आप निकाल ही सकते हैं, ये क्योंकि पास कर रहा है, सिंस इट पासेस थ्रू पॉइंट, ठीक है, ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है। तो क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आर की जगह पुट कर देंगे ए, और ये जगह पी क्रॉस क्यू इक्वल टू डी हो जाएगा। और ये डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो बताइए प्लेन का इक्वेशन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में ये होगा, पी क्रॉस क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट पी क्रॉस क्यू, ठीक है ना। ये होगा नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं इसको। ये यूज नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम आपको कंसेप्ट बिल्डअप होगा इससे कि कैसे हम लोग फाइंड। इस टाइप का क्वेश्चंस मैं लास्ट लेक्चर्स में लिया था कि दो वेक्टर दिया था i प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर मैं दिया था i माइनस जे, और बोला था कि वो कंटेन कर रहा है और एक पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, तो प्लेन का इक्वेशंस निकालो। क्रॉस का वहां पे यूज नहीं किए थे, लेकिन आज के लेक्चर्स में आपको क्रॉस लेकर के भी बता रहा हूं आपको। वैसे आप चाहें तो इससे नहीं भी बना सकते, अगर मान लीजिए प्लेन का इक्वेशंस लिखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस पे कोई पॉइंट ले लेंगे आपको p x, y, z, ठीक है ना। तो यहां से आप जनरेट कर लेंगे, ठीक है, एपी वेक्टर। तो एपी वेक्टर और पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का स्केलर टिप प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों वेक्टर आपस में कोप्लानर होगा। इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एपी वेक्टर क्या होगा, पी के पोजीशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए के पोजीशन, इसी को आर लिखिए, तो हो जाएगा आर माइनस ए पी क्यू का स्केलर टिप प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यानी कोई भी दो वेक्टर अगर आपको दिया गया है कि कंटेन कर रहा है प्लेन को और एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो प्लेन का इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, बहुत सारे मेथड होगा। नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म से भी लिख सकते हैं, या आप स्केलर टिप प्रोडक्ट का भी कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, और बढ़ते हैं हम लोग प्लेन और पॉइंट के थ्योरी की तरफ। जैसे देखिए ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 minus 1 and perpendicular to the plane x plus 2y plus 3z minus 7 equal to 0 and 2x minus 3y plus 4z equal to 0। बोला एक प्लेन का इक्वेशंस निकालो जो 1 1 minus 1 से पास कर रहा हो और दो गिवन प्लेन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। कोई थ्योरी आपको मेमोराइज नहीं रखना है। देखिए स्केलर टिप प्रोडक्ट का डायरेक्टली कंसेप्ट यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए प्लेन का इक्वेशंस मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो पास कर रहा है, ये पास कर रहा है 1 1 minus 1 से, और दो अनदर प्लेन पे पर्पेंडिकुलर है। मतलब ये प्लेन मान लेता हूं, ये प्लेन जिसका नॉर्मल वेक्टर जो है क्या दिया गया, i प्लस 2j और प्लस 3k है, और एक अनदर वेक्टर मान लेता हूं, जैसे लेट्स से ये n2 है, जो अनदर नॉर्मल वेक्टर होगा दूसरे प्लेन का 2y माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। आप ये देख सकते हैं जैसे ये प्लेन है, ठीक है, ये जैसे ये प्लेन हो गया आपका, और ये दूसरा प्लेन है, तो इस दूसरे प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो बेसिकली इस प्लेन के साथ क्या होगा, कोप्लानर होगा। ये जो नॉर्मल ये प्लेन है, इसका नॉर्मल वेक्टर ये होगा,
तो ये प्लेन के साथ क्या होगा, कोप्लानर होगा अगर दो प्लेन पर्पेंडिकुलर है तो जब भी आपको दो प्लेन देता है पर्पेंडिकुलर है, तो बेसिकली जो नॉर्मल वेक्टर होगा दूसरा प्लेन का, वो पहले प्लेन को कंटेन करेगा, पहले प्लेन पे कंटेन करेगा। या उल्टा ये भी बोल सकते हैं, पहला प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, दूसरे प्लेन को कंटेन करेगा। मैं कहना यही चाह रहा हूं कि जो n1 n2 होगा, जो फाइंड आउट कर रहा प्लेन, उस प्लेन में कोप्लानर होगा, उसी प्लेन में n1 n2 वेक्टर लाई करेगा। तो मान लीजिए इस प्लेन का इक्वेशंस लिखना है, तो इसमें एक पॉइंट ले लेंगे x y z, ठीक है ना। तो लेट्स से ये पॉइंट ए मान लेता हूं, तो यहां से एपी वेक्टर निकाल लेंगे। एपी वेक्टर क्या होगा, पी के पोजीशन में से ए को माइनस कर देंगे, तो पी का पोजीशन में से ए को माइनस करेंगे तो ये जाएगा x माइनस वन आई कैप, अब प्लस हो जाएगा y माइनस वन इंटू जे कैप, अब प्लस हो जाएगा z माइनस माइनस प्लस वन के कैप। अब समझिए हमारे पास तीन वेक्टर है, एपी वेक्टर है, n1 वेक्टर है और n2 वेक्टर है। ये तीनों वेक्टर क्या होगा, उसी प्लेन में लाई करेगा, जो जिस प्लेन का मुझे इक्वेशंस फाइंड आउट करना है। वैसे मैं मेथड क्वेश्चंस जो है ना कुछ और लिखवाया, जैसे थ्योरी कुछ और पढ़ाया, लेकिन बना मैं कुछ और तरीके से रहा हूं। दो वेक्टर वैसे पता हो तो मैं अभी जस्ट आपको मैं बताया हूं कि प्लेन का जो इक्वेशन होता है वेक्टर के फॉर्म में, r डॉट p क्रॉस q इक्वल टू पोजिशन वेक्टर a डॉट p क्रॉस q होता है। उस तरह से भी बना सकते हैं आप, नहीं तो इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए एपी वेक्टर का जो कोएफिशिएंट है वो डिटरमिनेंट्स में जाएगा, यानी x माइनस वन, वाई माइनस वन और ये z प्लस वन हो जाएगा। और n1 का कोएफिशिएंट ये हो जाएगा 1 2 3 और n2 वेक्टर का कोएफिशिएंट 2 माइनस 3 4, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कोप्लानर है। एक चीज ध्यान रखना है, n1 पहले या n2 बाद में लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ माइनस साइन आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है तो उस, ठीक है ना, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि n1 पहले ले रहे हैं कि n2 बाद में ले रहे हैं। और इसका देखेंगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा इस प्लेन का जो इक्वेशंस आएगा आपको, यह आएगा आपको 17x 17, ठीक है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बोला है कि प्लेन है डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 112 एंड -253 इन द रेशियो 1:2। तो बोल रहे हैं लेमडा क्या होगा। अब या तो आप फॉर्मूला से ही बना सकते हैं या विदाउट फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं। देखिए डायरेक्टली मैं बताया हूं कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d, इसी रेशियो में डिवाइड करता है। ये आपका रेशियो हो जाएगा, लेमडा लिखे या m/n लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रेशियो आपको दिया गया, ये 1/2 है। और ये ऊपर का मतलब क्या होगा, प्लेन में हम पहला पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे, तो 112 को अगर इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 2, और इसमें z के जगह 2 पुट करेंगे तो -4 प्लस लेमडा अपॉन हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा, ये x2 y2 z2 जो दूसरा पॉइंट है उस प्लेन में सेटिस्फाई करवाएंगे तो ये आएगा। बताइए सेकंड पॉइंट अगर इस प्लेन में सेटिस्फाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -2 और प्लस हो जाएगा 10 और ये -6 प्लस लेमडा, ठीक है ना। यहां से आप लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो माइनस ये 3 -4 तो ये -1 हो जाएगा अपॉन, और 10 और -6 तो 10 -8 ये +2 प्लस लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जगह 2 प्लस लेमडा इक्वल टू -2 लेमडा और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ये आपका 3 लेमडा इक्वल टू, सो लेमडा इक्वल टू यहां से 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा। या तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे और मान लेंगे, यानी तो 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट निकल जाएगा किस रेशियो में, और पॉइंट को क्या करेंगे प्लेन में सेटिस्फाई करवा देंगे, तो वहां से लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन अपॉन विच द लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ऑरिजिन इज 10 एंड द डायरेक्शंस रेशियो ऑफ दिस नॉर्मल्स आर 3:6। यानी वैसा प्लेन का इक्वेशंस निकालना है जो ऑरिजिन से डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस 10 दिया गया और उस नॉर्मल का डायरेक्शन जो है रेशियो दिया गया 3:6। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग नॉर्मल फॉर्म यूज कर सकते हैं, Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p हो जाएगा। ये होगा प्लेन का इक्वेशंस नॉर्मल फॉर्म में, जहां p क्या होता है, ऑरिजिन से पर्टिकुलर डिस्टेंस कहलाता है उस प्लेन का, जो कि गिवन है 10 के इक्वल, ठीक है ना।
और जो एल आप निकाल ही सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन रेशियो दिया गया नॉर्मल का वो 3 है, बी का वैल्यू आपको 2 है और सी का वैल्यू 6 है। तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा? ये वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो 9 प्लस 4 प्लस 36, ये रूट 49 7 हो जाएगा। यहां से आप एल निकाल सकते हैं। क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन जो होता है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ये 3/7 हो जाएगा। उसी तरह से आप जब m फाइंड आउट करेंगे तो ये 2/7 हो जाएगा और n का जो वैल्यू है वो 6/7 हो जाएगा। ठीक है ना? और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 3/7x और प्लस हो जाएगा 2/7y और प्लस हो जाएगा 6/7 z इक्वल टू p का वैल्यू 10 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x प्लस 2y प्लस 6z इक्वल टू 70 हो जाएगा। ये होगा प्लेन का इक्वेशन। सो इसमें पॉपुलर डिस्टेंस दिया गया था ऑरिजिन से, यानी p नोन था 10, और क्योंकि एलिमेंट क्या होता है? डायरेक्शंस कोसाइंस होता है, लेकिन डायरेक्शंस रेशियो दिया गया। और मैं आपको बताया था सेकंड लेक्चर्स में डायरेक्शंस रेशियो को, डायरेक्शंस कोसाइंस कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस, ये हम फाइंड आउट कर लिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। ठीक है? इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन जो ना देखा गया 3D में लोकस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया, काफी इजी होता है। देखिए लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये पी बी द एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, कोई पी पॉइंट बोल रहा है जो इस प्लेन पे लाई कर रहा है, एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन द लाइन ओपी सच दैट ओपी इंटू ओ क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर, सो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट क्यू इज p इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहां ऑब्वियसली o क्या है? ऑरिजिन है, वेयर o इज द ऑरिजिन। अब क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है कि एक हमारे पास लाइन प्लेन है, लेट्स से ये प्लेन मैं एज्यूम कर लेता हूं, ये प्लेन है, ऑरिजिन से हम पॉपुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस प्लेन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसको मान सकते हो अल्फा बीटा गामा, जिसका मुझे, ठीक है, ये पॉइंट लाई कर रहा है इस प्लेन पे। इसी पॉइंट पे, इसी ओपी लाइन पे एक क्यू पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है? क्या करेंगे हम लोग? पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट मान लेंगे अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, और क्यू का कोऑर्डिनेट आप एज्यूम कर लीजिए x1 y1 z1, जिसका लोकस मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है? तो दोनों पॉइंट को मैंने एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट P क्या कर रहा है? लाई कर रहा है प्लेन पे, तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। सो पॉइंट P अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन Lx प्लस एम वाई और प्लस एन जेड इक्वल टू P, इसको सेटिस्फाई करवा देंगे तो Lx प्लस ये हो जाएगा आपका L अल्फा और प्लस हो जाएगा M बीटा और प्लस हो जाएगा N गामा इक्वल टू P हो जाएगा। एक तो रिलेशन ये आ गया। अब आप देखिए इसमें ये कंसेप्ट हम लगाएंगे कि डायरेक्शंस रेशियो जो होगा, डायरेक्शंस रेशियो ऑफ ओपी क्या होगा? ओ का तो ऑरिजिन है ना, 0,0 है, तो P के कोऑर्डिनेट में से O को घटाएंगे तो डायरेक्शन रेशियो ये होगा, अल्फा बीटा गामा ही होगा। उसी तरह से अगर हम निकालने की कोशिश करें डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ क्यू क्या होगा, तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्योंकि x1 y1 z1 है, उसमें से O का कोऑर्डिनेट घटाएंगे तो x1 y1 z1 ही होगा। ठीक है ना? ये होगा डायरेक्शन रेशियो। और यहां से आप देख सकते हैं कि O P एंड Q क्या होगा? ये तीनों पॉइंट क्या होगा? कोलिनियर होगा। ये होगा क्योंकि एक ही लाइन पे है, तो तीनों पॉइंट जब कोलिनियर है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? प्रोपोर्शन में होगा। ये मैं सेकंड लेक्चर्स में आपको बताया हूं। तो बताइए डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शन में होगा तो लिख सकता हूं अल्फा अपॉन x1, ये हो जाएगा बीटा अपॉन y1 और ये हो जाएगा गामा अपॉन z1। लेट्स से इसको एज्यूम कर लेता हूं कि यहां से आप अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं। तो यहां से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा k टाइम्स ऑफ x1, बीटा का वैल्यू हो जाएगा k टाइम्स ऑफ y1 और गामा का वैल्यू हो जाएगा k टाइम्स ऑफ z1। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में। तो बताइए इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, अल्फा की जगह पुट करेंगे k अगर कॉमन ले लें, ये हो जाएगा आपका Lx1 और प्लस My1 और प्लस Nz1 इक्वल टू हो जाएगा P के इक्वल। ठीक है? जैसे इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लिया हूं। अब एक रिलेशन आपको दिया गया, इस रिलेशन से लोकस निकल जाएगा क्योंकि OP इंटू OQ का प्रोडक्ट जो है ना P स्क्वायर के इक्वल है। बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो OP क्या हो जाएगा? OP का लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और OQ का लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर हो जाएगा। अब अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे k x1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा k y1 का होल स्क्वायर प्लस k z1,
इवन के कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा इसमें, ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और प्लस z1 स्क्वायर इनटू, ये तो एज इट इज है। समझे क्या किया? सो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मैंने पुट कर दिया हूं, तो के स्क्वायर से जब बाहर लाएंगे तो के आउटसाइड आ जाएगा, ये रूट रूट जो है ना, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर। ये आपका थर्ड आ गया। अब यहां से के एलिमिनेट करना है, के वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, इक्वेशंस 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशंस 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशंस 3 के साथ। तो बताइए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये lx1 प्लस my1 प्लस mz1 अपॉन, ठीक है ना, ये के से के कैंसिल हो जाएगा, कि हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, राइट हैंड साइड हो जाएगा p, सॉरी राइट हैंड साइड हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो p अपॉन पी स्क्वायर, ये 1/p हो जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिएगा ये इसका आंसर आएगा। सो लोकस ऑफ q x1 y1 z1, x1 y1 z1 को फिर रिप्लेस कर देंगे xyz से, तो देखेंगे इसका लोकस आ जाएगा p टाइम्स ऑफ lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसी का लोकस मुझे फाइंड आउट करना था। सो बेसिक कंसेप्ट ये था, जब भी आपको लोकस जिसका फाइंड आउट करना, उस पॉइंट को आप एज्यूम कर लो कुछ, जैसे मैं यहाँ x1 y1 z1 एज्यूम कर लिया, क्योंकि p पॉइंट को भी मुझे एज्यूम करना पड़ेगा, तो जो भी आपको वेरिएबल एज्यूम करना हो तो एज्यूम कर सकते हो। सो p मैंने अल्फा बीटा गामा एज्यूम कर लिया, तो टोटल जो ना यहाँ क्योंकि के एज्यूम कर रहे हैं, टोटल 4 वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं हम, इसको एलिमिनेट करके x1 y1 z1 में कम से कम आपको एक रिलेशन लाना है, और फिर x1 y1 z1 को रिप्लेस कर देना किससे, xyz से, तो xyz में जो रिलेशन आएगा वही लोकस होगा किस पॉइंट का, q पॉइंट का, ठीक है। इसमें बेसिक कंसेप्ट अप्लाई ये हुआ कि OP और OQ का डायरेक्शंस रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवाया आपको। डायरेक्शंस रेशियो क्या होता है, 2 पॉइंट अगर दिया गया हो x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो डायरेक्शंस रेशियो होता है x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। तो डायरेक्शंस रेशियो OP OQ का पता है, और दिख रहा है कि डायग्राम में कि OPQ कोलिनियर है, तो कोलिनियर का कंडीशंस मैंने अप्लाई कर लिया। वेक्टर में बताया था कि 2 वेक्टर कोलिनियर, OP वेक्टर और OQ वेक्टर कोलिनियर कब होगा, ठीक है, वो प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है ना, जो कंपोनेंट है xyz का वो प्रोपोर्शंस में होगा। इसको मैंने k मान लिया, यहां से अल्फा बीटा गामा x1 y1 z1 के टर्म में आ गया, और फिर पॉइंट P प्लेन पे है, प्लेन को सेटिस्फाई करवा दिया, वहां से एक रिलेशन आ गया, और एक खुद क्वेश्चंस में दिया गया कि OP इंटू OQ p स्क्वायर के इक्वल है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, और यहां से हम अल्फा बीटा गामा k को एलिमिनेट कर दिए, जो x1 y1 z1 में फिर रिप्लेस कर दिए किससे, xyz से, वही जो आएगा रिलेशन वही लोकस हो जाएगा आपका। तो बनाएंगे इस टाइप का लोकस का क्वेश्चंस, दिखेगा आपको, मेंस में भी पूछता है, एडवांस में तो आता ही आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेन और पॉइंट के बीच में थ्योरी, एकदम डिट्टो एज इट इज होगा जो प्लेन और लाइन में, पॉइंट और लाइन का थ्योरी हम लोग देखे हैं। तो प्लेन और पॉइंट का थ्योरी सबसे पहले देखते हैं कि पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा किसी पॉइंट से प्लेन का। जैसे मान लीजिए प्लेन है हमारे पास ax प्लस बी वाई और प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है P x1 y1 z1, ठीक है। यहां से अगर आप पर्पेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो लेट्स से ये P पॉइंट में एज्यूम कर लेता हूं x1 y1 z1 है, यहां से अगर आप पर्पेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये PL लेंथ होगा, तो PL लेंथ जो होता है पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x1 y1 z1 from given plane ax plus by plus cz इक्वल प्लस d इक्वल टू 0, क्या होगा, कैसे निकालते थे हम लोग, क्या करेंगे, इस पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई करवा देंगे, ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। ये आपका होगा किसी पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस, ठीक है, पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस एज इट इज, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं उसी तरह से होता है। इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो स्ट्रेट लाइन का प्रूफ आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसी एन को कहा जाता है फुट ऑफ पर्पेंडिकुलर। इफ यू ड्रॉ
a line passing through P and perpendicular to the plane which intersect the plane at n. तो n को क्या बोलेंगे? then n is called, इसको बोला जाता है foot of perpendicular. क्या बोलेंगे इसको? foot of perpendicular of point P कहेंगे. the coordinate of n कैसे निकालेंगे? the coordinate of n is given by, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे. x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, ये इक्वल होगा z माइनस z1 अपॉन सी, और ये इक्वल होगा माइनस साइन ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस c अपॉन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा. ठीक है, जहां से जो आप निकालेंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू, वही क्या होगा? n का कोऑर्डिनेट होगा. डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे. स्ट्रेट लाइन में भी हम ये फॉर्मूला देख चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं हम लोग. तो जब भी आप किसी पॉइंट से पर्टिकुलर, अगर प्लेन के पर्टिकुलर, ठीक है, ड्रॉ करते हैं, और अगर प्लेन को एन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी एन को बोला जाता है फुट. किसका? पी पॉइंट का. और इस फुट का कोऑर्डिनेट निकालने का ये फॉर्मूला होगा. इसमें ध्यान रखना है ये माइनस साइन होगा, और मॉड नहीं लेना है इसमें, इसके अंदर रूट नहीं लेना है डिनोमिनेटर में. यहाँ पे रूट होगा, पर्टिकुलर डिस्टेंस जब निकाल रहे हैं तो रूट होगा, यहाँ पे रूट नहीं लेना है. बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं. ठीक है, विद साइन लेना है इसको. यहाँ से जो एक्स वाई जेड निकलेगा वही एन का कोऑर्डिनेट होगा. अब मान लीजिए ये एक इमेज की तरह काम कर रहा है, जैसे एक मिरर मान लीजिए, ये एक मिरर है. इसका मिरर इमेज जो फॉर्म होगा, अपोजिट यहां फॉर्म होगा पी डैश. ठीक है, तो तीसरा पॉइंट होगा पी डैश इज कॉल्ड इमेज ऑफ द पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर नहीं लिखेंगे, प्लेन मिरर लिखेंगे. ठीक है ना, क्योंकि यहां प्लेन है, प्लेन मिरर. तो एन पी डैश, देन कोऑर्डिनेट ऑफ P कैसे निकालेंगे? देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश इज, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन सी, और ये जाएगा माइनस टू a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ठीक है, तो x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल होगा माइनस टू ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर. यहाँ पे भी आपको मॉड नहीं लेना है, विद साइन लेना है. न्यूमरेटर में क्या कर रहे हैं? x1 y1 z1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस y के स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस z के स्क्वायर का कोएफिशिएंट. रूट नहीं लेना है इसमें. ठीक है, विद साइन लेना है. यानी इमेज का फॉर्मूला और फुट के फॉर्मूले में चेंजेस इतना ही होगा कि यहाँ माइनस है और यहाँ पे -2 होगा. यानी यहाँ मल्टीप्लाइड होगा -1 के साथ, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा -2 के साथ. यहीं से जो एक्स वाई जेड आप निकालेंगे तो वही क्या होगा? पी डैश का कोऑर्डिनेट आएगा. जहां तक इसका प्रूफ की बात है, आप मेरा स्ट्रेट लाइन का लेक्चर्स देख सकते हैं, इसका मैं प्रूफ कर चुका हूं आपको. ठीक है, और मान लीजिए वैसे भी कोई दो फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला याद रखेंगे. अगर एन का कोऑर्डिनेट निकल गया तो बताइए इसमें ऑब्वियसली इमेज क्या होता है? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है. इमेज में दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा. पी एन का लेंथ क्या होगा? पी डैश एन के इक्वल होगा, एंड पी पी डैश क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर होगा. इमेज के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है. जितना डिस्टेंस पे हम लोग कैमरे के सामने खड़े हैं उसका इतना बन रहा है. अगर कैमरा के नजदीक अगर हम आए तो इमेज क्या हो रहा है? ऑब्वियसली मिरर के जो कैमरा है उसके पास आते जा रहा है. तो दो कंडीशन होता है इमेज का. एक तो इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसके बैक उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा. यानी पीएन जो होगा पी डैश एन के इक्वल होगा. दैट मींस एन क्या होगा? मिड पॉइंट होगा पी डैश का. तो एन का कोऑर्डिनेट अगर इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला से आप पी डैश का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. यानी तो आप इमेज का फॉर्मूला इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला से एन का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. यही थ्योरी होगा प्लेन और पॉइंट में. एक पॉइंट का पॉपुलर डिस्टेंस प्लेन से क्या होगा? फुट ऑफ कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? और अगर मान लीजिए एक प्लेन जो है मिरर की तरह एक्ट करता है तो किसी पॉइंट का इस प्लेन मिरर के क्रॉस इमेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो
काफी इंपॉर्टेंट होगा तीनों फॉर्मूले। तो चलिए इस पे मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं। देखिए मैंने एक ही क्वेश्चंस में तीनों को मर्ज कर दिया, जैसे तीनों फाइंड आउट करना है। फाइंड द पॉपुलर डिस्टेंस, फोटो पॉपुलर और इमेज ऑफ 102 इन द प्लेन 2x + y + z = 5। सो मुझे फाइंड आउट करना है तीनों पॉइंट, इस प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया 102। तो बताइए पीएन का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में पीएन का लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट को इस प्लेन में सेटिस्फाई करवाएंगे। ये 2 + 0 + 2 - 5 का मॉड वैल्यू अपन √of कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर, ये जो वैल्यू आएगा 1/√6 आ जाएगा। ये होगा किसी पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस। जैसे हम लोग लाइन पॉइंट पे फाइंड आउट किए हैं उसी तरह से प्लेन और पॉइंट का थ्योरी यूज करेंगे, सिंपल होगा। ठीक है, एन का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। x - x1/a y - y1/b = z - z1/c, और इस जगह -1 * ax1 + by1 + cz1 + d/a² + b² + c²। ठीक है ना, फॉर्मूला मैं लिख ही दिया हूं। तो बताइए x1 का वैल्यू क्या दिया गया, x1 का वैल्यू 1 है और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है। तो y - y1, y1 का वैल्यू यहाँ पे 0 के इक्वल है। ठीक है ना, y - y1, सो y - y1/b, b का जो कोएफिशिएंट है 1 है, इक्वल टू जगह z - z1/c, c का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो जगह -1, और इसका मतलब होगा कि प्लेन में पॉइंट को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो बताइए इस पॉइंट को इस प्लेन में सेटिस्फाई करवाएंगे तो क्या होगा, 2 + 0 और +2 - 5 अपॉन हो जाएगा a² + b² + c², 4 + 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे रूट नहीं लेना है, ठीक है ना, और मॉड नहीं लेना है, विद साइन निकालना है। ये वैल्यू हो जाएगा -4 - 5 -1 +1, वो ये 1/6 हो जाएगा। यानी x - 1/2 अगर 1/6 के इक्वल है, x - 1 = 1/3, x = हो जाएगा 4/3। उसी तरह से y - 0/1 = 1/6, तो यहाँ से y = हो जाएगा 1/6, और z - 2/1 1/6 के इक्वल है, तो यहाँ से z निकालेंगे तो 2 + 1/6, तो 12 13/6 हो जाएगा। यहाँ से n का कोऑर्डिनेट आ गया 4/3, 1/6, 13/6। ठीक है, और अब चाहे तो इमेज का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या होगा, x - 1/2 एज इट इज रहता है फॉर्मूला। ठीक है, चेंजेस क्या होगा, सिर्फ यहाँ -1 की जगह -2 ले लेंगे, इसमें पुट करेंगे तो 2 + 0 + 2 -5 अपॉन ये सब तो एज इट इज रहने वाला है 4 + 1 + 1। ठीक है ना, तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो x - 1/2 ये हो जाएगा y/1, और ये इक्वल हो जाएगा z - 2, और ये इक्वल होगा 4 - 1, तो ये 2/6 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। यहाँ से जब x - 1/2 को हम 1/3 के इक्वल करेंगे तो x = हो जाएगा 1 + 2/3, ये वैल्यू 5/3 के इक्वल आ जाएगा, और y = 1/3 हो जाएगा, और z - 2 है तो z = क्या होगा, 2 + 1/3, ये 7/3 हो जाएगा। यहाँ से p' का कोऑर्डिनेट आ गया आपको, x कोऑर्डिनेट 5/3 होगा, y कोऑर्डिनेट इसका 1/3, और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 7/3। तो डायरेक्टली फॉर्मूला जो है ना मेमोराइज अगर है तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, और 11 से ये फॉर्मूला हम लोग देखते आ रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चंस मिस नहीं करना है। ठीक है, अप्लाई जो है ना स्लोली करना है, साइन एकदम यहाँ पे रूट नहीं लगाना है, इसको मॉड नहीं लेना है। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखता है, पॉपुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला नीचे रूट लगा देता है, गलत हो जाएगा। सो इसमें रूट होगा पॉपुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में। सो फुट और इमेज ये निकालने का, वैसे इमेज आप नहीं भी निकालते तो एन का कोऑर्डिनेट आ गया, इस सेक्शन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। p' को अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, और एन क्योंकि मिड पॉइंट होता है p' का, तो सेक्शन फॉर्मूला से भी हम लोग p' का कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे। चलिए लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे एंड अप कर रहे हैं। तो आज मैंने थ्योरी जो कवर किया, पॉइंट और प्लेन का थ्योरी कवर किया हूं, उससे पहले मैं आपको कुछ सर्टेन पॉइंट बताया हूं रिलेटेड टू प्लेन के बारे में। ठीक है, और पॉइंट और प्लेन के बारे में, जैसे दो पॉइंट किस सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है प्लेन को, तो वो सभी थ्योरी जो ना काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप बोर्ड का क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं
एक से एक लेक्चर हार्डली और लगेगा 3D में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी एरिया से आता है नेक्स्ट लेक्चर से। वैसे पहले जो है ये भी थ्योरी बेसिक्स है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मेंस और एडवांस की बात करें तो जो कमिंग लेक्चर्स 1 या 2 लेक्चर्स लूंगा उससे काफी क्वेश्चंस आता है। होपफुली आपको वेक्टर 3D आपको इजी लग रहा होगा कंपेरेटिवली अदर अलजेब्रिक टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए लेक्चर्स को यहीं एंड अप कर रहे हैं। थैंक यू।